Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 8 of analytical geometry. तो लेक्चर नंबर 7 में हमने स्लोप पढ़ा था, थोड़ा सा आज रिपीट करूँगा। देखो स्लोप होता क्या है, तो पता होगा आपको, हमारे पास अगर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगी तो यहाँ पे दो डायरेक्शंस में एंगल हो सकता है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज होता क्या है, क्लॉकवाइज होता है अगर यहाँ पे सपोज एंगल बनेगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होता है जैसे घड़ी की वो जो डायरेक्शन होती हैं तो उसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। और यहाँ पे एंगल जो बनेगा दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, और ये जो क्लॉकवाइज होता है इसको बोलते हैं, ये जो क्लॉकवाइज होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ये जो स्लोप की बात है तो स्लोप के वक्त हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव एंगल। तो तभी वहां पे क्या होता है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, तो और क्या था, अगर आपके पास एक लाइन जो है वो इंक्लाइन करेगी एक एंगल, सपोज यहाँ पे थीटा, तो एक एस्पिरेंट ने ये कहा था कि यहाँ पे 30 डिग्री आपने इमेजनरी कैसे लिया। तो आई थिंक इमेजनरी मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने जहाँ तक मुझे समझ आया तो वहाँ पे वो एग्जाम्पल की बात कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि सपोज आपका एंगल अगर 30 डिग्री होगा तो इस लाइन का जो स्लोप है ना दैट इज 10 30 डिग्री। मैंने यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं किया, मैंने सपोज किया अगर 30 डिग्री होगा तो कुछ तो एंगल होगा, जो भी एंगल होगा हमें लेना है 10 30। ठीक है ना, इतना। तो ये सिंपल वर्ड्स में जब भी आपके पास एंगल होगा तो आप 10 30 करके, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका एंगल क्या निकलेगा, तो इसका स्लोप क्या निकलेगा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको 10 अच्छे से जानना है या 10 के वैल्यूज़ देखना है तो आपको कौन सा, शायद मैंने कहा था लेक्चर नंबर 3, और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे देखा, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं इनके लिए एक ट्रिक दिया है, दैट इज़ चैप्टर नंबर ट्राइग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 8। वहाँ पे एक क्लास है दैट इज क्लास 8 लिखा है, तो क्लास 8 मीन्स लेक्चर नंबर 8 है। वहाँ पे ऐसे हाथ होगा सामने, उसका प्रोफाइल जो है उसका थंबनेल ऐसे हाथ है सामने। तो वहाँ पे सिंपल ट्रिक है, आपको 10 के रेशो जो है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का अगर आपको वैल्यू याद रखना है तो आप वहाँ पे जाके वो ट्रिक देख सकते हैं। सिंपल ट्रिक है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। लेक्चर 8 चैप्टर नंबर वो जो 8 है ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 8 मीनस वहाँ पे लेक्चर नंबर 8 होगा, सामने थंबनेल है हाथ। तो आप वहाँ पे जाके वो लेक्चर देख सकते हैं और आपको खुद ही समझ आएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ टेन थीटा। तो आज जो हमें पढ़ना है वही स्लोप ही पढ़ना है, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास सपोज एक लाइन है यहाँ पे, तो ये पास होती है किन दो पॉइंट से, सपोज आपको गिवन दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे दो पॉइंट्स। तो अगर पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स तो होंगे, सपोज यहाँ पे x1 y1 है, और यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज x2 कामा y2। आपको क्या निकालना होगा, स्लोप। तो इससे पहले आपने जो पढ़ा स्लोप वो आप तब निकाल सकते हैं जब आपको क्या गिवन होगा, एंगल। बट यहाँ पे अगर आपको एंगल गिवन नहीं होगा, आपको क्या गिवन होंगे, टू पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स। तो आपको ये जो स्लोप है वो कैसे पता चलेगा, तो स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो सिंपल फार्मूला है दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो लाइन का जो स्लोप है ना ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर टेन थीटा, वो तब हम यूज़ करेंगे जब आपको थीटा गिवन होगा। अगर आपको थीटा मालूम नहीं है, एंगल पता नहीं है, अगर आपको पता है कि ये जो लाइन है ना ये किन दो पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो सपोज यहाँ पे मैंने जो लिया x1 y1 एंड x2 y2, आप फिर भी इसका स्लोप निकाल सकते हैं किस फार्मूला से, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इसका मतलब ये है कि ये जो y कोऑर्डिनेट्स है ना इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, और ये जो x कोऑर्डिनेट्स है ना इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, आपका ये जो स्लोप है ना वो फिर भी निकलेगा। तो सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यही एंगल, ये जो लाइन है ना यहाँ पे अगर हम लेंगे यही लाइन, तो आपको क्या निकालना होगा, इसका स्लोप। सपोज यहाँ पे आपको गिवन होगा दैट इज 1 2, ठीक है, यहाँ पे 3 4 होगा।
तो आपको बताना होगा कि इस लाइन का स्लोप क्या है। तो आप क्या करोगे, सिंपल स्लोप किससे हम डिनोट करते हैं, एम से। तो आपको डायरेक्ट बताना है। देखो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 4। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 2। तो आपको निकलेगा 4 - 2 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे 3 और 1, दैट इज 3 - 1। 4 - 2 इज 2 डिवाइडेड बाई 3 - 1 इज 2। 2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 1, ठीक है। तो इसलिए ये जो शॉर्टकट है विदाउट फार्मूला मैंने यूज़ किया आपका टाइम बचाने के लिए। तो आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको मर्जी है, विदाउट फार्मूला और विद फार्मूला, ये आपकी मर्जी है, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो ये था स्लोप, सिंपल है, जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे भी आप स्लोप कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस की। स्लोप ऑफ है, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस। मैंने शायद आपको पैरेलल लाइंस के बारे में इससे पहले भी कहा है। पैरेलल लाइंस अगर आपको याद होंगे, अगर इससे पहले जो लेक्चर था वो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि पैरेलल लाइंस होता क्या है। देखो सपोज यहाँ पे पैरेलल लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे दूसरी लाइन है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल मैंने कहा था, पैरेलल क्या होता है, पैरेलल होता है ऐसे स्ट्रेट लाइंस अगर हम इनके दरमियान डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हर जगह सेम होगा। सपोज यहाँ पे लाइन है, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है। सपोज अगर यहाँ पे डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा। जहाँ पे भी आपकी मर्जी है आप डिस्टेंस मेजर करो, सेम डिस्टेंस होगा। तो अब नहीं बताना कि 2 सेंटीमीटर कैसे लाया, तो एग्जाम्पल सपोज किया मैंने, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे डिस्टेंस इक्वल होगा दो लाइन्स के दरमियान, आप कह सकते कि ये पैरेलल लाइन्स हैं। तो सपोज हमने क्या कहा कि ये दो पैरेलल लाइन्स हैं। तो अगर हम इनकी स्लोप्स की बात करेंगे, देखो मैंने इससे पहले कहा था आपको स्लोप होता क्या है, तो सिंपल है ऐसे ही। तो सपोज करते हैं ये जो यहाँ पे एक लाइन है या दूसरी लाइन है, ये आपका एक साइड बनता है किसका, ये जो माउंटेन्स होते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि माउंटेन्स हैं, इनके दो साइड्स हैं, मतलब यहाँ पे एक माउंटेन है, इसका साइड ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा माउंटेन है, तो यहाँ पे ये साइड इसका बनता है। तो आपको बताएंगे कि इस माउंटेन को ऊपर चढ़ना है। तो आप क्या करोगे, आपको पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में जो होता है वो ये होता है कि सबसे आसान हमें किस साइड से हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है एंगल पे। तो जिसका एंगल जितना कम होगा वहाँ से आसान होता है चढ़ना। तो ये भी मैंने कहा था कि हम स्लोप चेक करते हैं, कि जितना स्लोप कम होगा हम वहाँ से प्रेफर करते हैं ऊपर जाना। तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये तो चढ़ने में दोनों बराबर लगते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई स्टीपनेस या ज़्यादा कम नहीं दिखाई दे रहा है, ये बराबर दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लाइंस का, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सपोज यहाँ पे एंगल अगर थीटा बनेगा, यहाँ पे भी एंगल जो होगा ना वो थीटा होगा। तो थीटा थीटा सेम रखा मैंने, क्योंकि पैरेलल लाइंस का एंगल एक्स एक्सिस पे बराबर होता है। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि आप खुद भी घर में मेजर कर सकते हैं, ऐसे ही आप दो पैरेलल लाइन्स ले लो और उनका एंगल आप चेक करो। सपोज अगर यहाँ पे थीटा के बदले यहाँ पे एंगल जो है ना होगा वो 30 डिग्री होगा, तो फिर यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा। आया समझ में, जो यहाँ पे एंगल होगा वही यहाँ पे एंगल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, वो आपस में फिर क्या होगा, बराबर। क्यों, देखो यहाँ पे अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, सपोज यहाँ पे अगर एंगल जो है ना दैट इज 30 डिग्री, तो अगर यहाँ पे एंगल क्या होगा 30 डिग्री, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो लेट दैट दिस लाइन बी L1 एंड दिस लाइन बी L2। तो स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, tan 30, क्योंकि आप tan 30 से स्लोप निकाल सकते हैं, आपको एंगल गिवन है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है दैट इज 1/√3। ऐसे ही आप स्लोप L2 कर सकते हैं, स्लोप ऑफ L2। तो स्लोप ऑफ L2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल है वो भी 30 डिग्री है, तो स्लोप ऑफ n दैट इज L2 होगा tan 30, ये भी 1/√3 होगा, स्लोप्स तो सेम होंगे। इसीलिए स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल आपको लिखना है। बस ये जो मुझे समझाना था वो ये है कि जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके स्लोप जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर यहाँ पे लाइन L1 है, यहाँ पे लाइन L2 है, तो अगर मैं आपको ऐसे लिखूंगा स्लोप ऑफ
L1 is equal to M1, तो M1 represent is the slope of L1 and slope of, इससे पहले हमने M लिखा था क्योंकि स्लोप तो एक ही था, यहाँ पे दो स्लोप्स हम सबसे पहले रखेंगे। स्लोप ऑफ L2, तो L2 का जो स्लोप है आप ये रखो M2, तो आपको लिखना है देयरफॉर M1 इज इक्वल टू M2। ये जो दो स्लोप्स है ना, स्लोप ऑफ L1 एंड स्लोप ऑफ L2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको मैंने समझाया कैसे बराबर होगा, तो आपको इतना ही याद रखना है, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल, बस आपको ये याद रखना है। इस पे हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पे हमें ये ज़रूरत पड़ेगा, और आप खुद भी समझ सकते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो इसके बाद हम परपेंडिकुलर पे करेंगे। अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगे, तो इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, सबसे पहले अगर एक लाइन ऐसे है ना, एक लाइन ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे एंगल मेजर करोगे, इनके मतलब जहाँ पे दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, तो वहाँ पे जो एंगल बनता है दैट इज़ 90 डिग्री। तो आप ये कह सकते हैं L1 जो है ना दैट इज़ ये लाइन, और L2 जो है ना दैट इज ये लाइन, ठीक है। तो इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आप कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ L1 हम लेंगे क्या, M1, तो ये जो स्लोप है ना ये, तो इसका जो स्लोप आप रखोगे दैट इज M1, और ऐसे ही स्लोप ऑफ L2, तो वो क्या रखोगे आप, M2। तो देयर फोर आपको लिखना है M1 M2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन्स होते हैं, उनके जो स्लोप्स है ना M1 M2, अगर आप उन दो स्लोप्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन करोगे, आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज -1, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक लाइन है ऐसे, ठीक है। तो आप ये रखो L1, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, सपोज यहाँ पे रखते हैं हम दूसरी लाइन, तो का नाम हम रखेंगे L2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इसका एंगल और कुछ बनेगा दैट इज 90 प्लस थीटा, वो तो डीप है, आपको इतना समझना नहीं है, या तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इतना याद रखो, देखो ये जो L1 है ना, ये ऐसी लाइन है, और L2 ऐसे है। क्यों रखा मैंने ये जो L2, क्योंकि ये मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर रखा, ठीक है। इनको बोलते हैं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, डिनोटेशन एज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो L1 जो है ना वो परपेंडिकुलर है L2 पे। इससे पहले जो डिनोटेशन थी पैरेलल लाइन्स की, वहाँ पे मैंने कहा नहीं कहा, तो आप लिख सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L2, डिनोटेशन ऐसे है सिंपल। L1 ये जो स्ट्रेट दो लाइन्स है, तो ये डिनोट करते हैं पैरेलल लाइन्स, और यहाँ पे सिंपल है वही जो यहाँ पे करना है। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, आया समझ। तो स्लोप ऑफ L1 अगर M1 है, तो सपोज ये जो है ना L1, तो अगर इसका स्लोप क्या रखा आपने M1, तो इसका स्लोप जो है ना वो क्या रखा M2। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप M1 और M2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो आपका रिजल्ट आना चाहिए -1। बस इतना ही आपको याद रखना है, जब भी दो लाइन्स पैरेलल होते हैं, तो उनके जो स्लोप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जब भी दो लाइन्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनके जो स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट आता है दैट इज -1, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये था स्लोप्स पे एक और पॉइंट। तो अब मुझे जो पढ़ाना है आपको दैट इज स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, देखो ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है वाई एक्सिस। आप ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऐसी लाइन का स्लोप जो पैरेलल होगी किस लाइन को, एक्स एक्सिस। सपोज यहाँ पे एक्स एक्सिस है, हमें एक लाइन लेनी है जिसका जो वो पैरेलल होनी चाहिए एक्स एक्सिस से। तो ऐसे आपको लेना, क्यों, ये हमने L1 रखा या L रखा, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइन्स नहीं लेने हैं, तो सिर्फ एक लाइन। तो हमने क्या कहा, ये जो लाइन है ना, तो L, ये क्यों पैरेलल है एक्स एक्सिस, आप खुद भी देख सकते हैं, मैंने ये पैरेलल लिया एक्स एक्सिस को। अब हमें बताना है कि ये जो लाइन L है ना, इसका स्लोप क्या होगा। देखो स्लोप डिपेंड किस पे करता है, स्लोप डिपेंड करता है
एंगल पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एंगल नहीं है। तो प्लेन जो होता है ना, प्लेन, ठीक है, प्लेन सिंपल है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स ये लाइन, ये लाइन, इसका स्लोप क्या होगा? तो अगर आपको कोई बताएगा कि इसको चढ़ना है, आप ये ऐसा तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि चढ़ना किसको होता है? जो माउंटेन होता है, जिसका कुछ स्लोप होगा। ये तो प्लेन है, प्लेन का स्लोप नहीं होता है, प्लेन का स्लोप नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा है ना कि इससे पहले स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है विद रिस्पेक्ट, ये जो चढ़ाई जो होती है ना, तो इसको बोलते हैं स्लोप। जैसे मैंने कहा कि माउंटेन का स्लोप क्या है, तो सपोज अगर हम एक माउंटेन ऐसे रखेंगे, दूसरा माउंटेन ऐसे रखेंगे, तो स्लोप किसका कम है? इसका, ठीक है ना। तो कुछ तो होगा, इस ये जो माउंटेन है इसका जो स्लोप है ना वो इससे कम है, तो इसका जो है ना इससे कम है, इस माउंटेन का स्लोप इससे कम है। तो ये जो कम कम हो जाएगा, जब ये स्ट्रेट हो जाएगा, तो जो ही ये स्ट्रेट हो जाएगा तब ये एक प्लेन बनेगा, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा है प्लेन, हिल्स, माउंटेन्स पढ़े हैं आपने, तो जब ये प्लेन बन गया तो इसका स्लोप ही नहीं रहा, ठीक है। जब इसका स्लोप नहीं रहा तो तब आप क्या कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। स्लोप मीन्स एम, ठीक है ना। देखो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप लिख सकते हैं, अगर आपको डिटेल लिखनी है तो आप लिख सकते हैं लेट एल बी द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू x axis, therefore slope of L, slope of L means slope of line L is equal to 0। ये तो होगा यार एक कंसेप्ट, कंसेप्ट मीन्स इसकी चढ़ाई नहीं है, इसकी स्टीपनेस नहीं है, तो इसका जो स्लोप है दैट इज 0। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे करेंगे? देखो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप कैसे निकालते हैं हम? टेन थीटा, टेन थीटा मीन्स टेन तो है, हमें देखना है कि एंगल कौन सा, ये जो है ना लाइन, लाइन कौन सा एंगल बनाता है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, वही होता है थीटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लाइन है ना ये कोई एंगल नहीं बनाएगी किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि जितना भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। क्योंकि इंटरसेक्ट मीन्स यहाँ पे देखो, इंटरसेक्ट अगर ये लाइन है ना, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, जो ही इसने इंटरसेक्ट किया मतलब यहाँ पे तो कोई एंगल बनेगा, ठीक है। तो फिर इस लाइन का कुछ स्लोप होगा। जब हम कहते हैं ना कि ये जो लाइन है, लाइन एल, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस, तो अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो एंगल तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एंगल जो है ना थीटा के बदले हमें जो लिखना है दैट इज टेन, एंगल एक्चुअली जीरो है। क्या है एंगल? जीरो। तो जब एंगल जीरो है तो टेन जीरो होता है किसके बराबर? जीरो। तो स्लोप किसके बराबर निकला? जीरो के बराबर। आप सिंपल ये याद रखो। तो और जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और आप ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू सॉरी वाई एक्सिस, एक ही मतलब है। क्यों? देखो यहाँ पे x axis and y axis, दिस इज y axis। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x axis, हमें इस लाइन मतलब उस लाइन का स्लोप निकालना है जो परपेंडिकुलर होगी किस लाइन को? x axis को। सपोज यहाँ पे एक x axis है ना, तो ऐसी लाइन लेनी है जो परपेंडिकुलर होगी x axis को, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनता है। आया समझ में? तो ये क्या है? परपेंडिकुलर टू x axis, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो मैंने क्यों लिखा इसका ये दूसरा सेंटेंस स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस? तो इसको हम कहते हैं ना कि अगर ये लाइन एल है तो या तो ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हम कहेंगे, या तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ना दैट इज वाई एक्सिस, ये लाइन वाई एक्सिस और एल लाइन ये आपस में क्या है? पैरेलल। या तो आप ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। देखो अगर मैंने क्या कहा, तो हमें तो पता है ना स्लोप अगर निकालना है इस लाइन का, किस लाइन का? एल का। तो हमें निकालना है स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल। तो किससे हम डिनोट करते हैं? टेन थीटा से। तो थीटा
का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन एल है ये कौन सा एंगल बनाता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, दैट इज 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू जो है ना दैट इज 90 डिग्री। टेन थीटा के बदले आपको लेना है 90 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। टेन 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब आप अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि स्लोप ऑफ लाइन parallel to y axis, slope of line parallel to y axis और slope of line perpendicular to x axis is, फिर दो तीन चार ऑप्शंस होंगे। तो आपने यहाँ पे देखा slope of line L मीन्स यही लाइन जो हमने लिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये क्या निकला, नॉट डिफाइंड। अब आप ये कह सकते हैं कि जब भी आपको स्लोप निकालना होगा जो परपेंडिकुलर होगी x एक्सिस को वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका एक और नाम हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ, याद रखो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन का मतलब भी यही होता है कि ये जो लाइन है ना वर्टिकल लाइन ऐसे होता है। तो ये मैंने मैट्रिसेस में आपको पढ़ाया था, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, वो जो कॉलम्स एंड रोज होते हैं। तो ये जो है ना लाइन ये क्या है, वर्टिकल लाइन। हाँ, आप इससे पहले वहाँ पे जो हमने पढ़ा कौन सी लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वहाँ पे आप उस वक्त उसको दूसरा नाम दे सकते हैं। एक दो नाम हम वहाँ पे, आप एक दो नाम और लिखना। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो हमने एक लाइन लिया था जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट लाइन वाज लाइन एल। तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, हमने कहा था स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक नाम लिया था हमने, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन है वाई एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है ना दैट इज 90 डिग्री। एक नाम और दे सकते हैं जहाँ आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसका अपोजिट हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ना परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस यही नाम है इसका। और एक और नाम यहाँ पे हमने लिखा था स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे कौन सी लाइन है, स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। आया समझ में, ये तीन आप नाम याद रखो। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब आपको खुद ही समझ आएगा कि तीन नाम क्यों है। तो यहाँ पे भी आप तीन नाम दे सकते हैं जो हमने इससे पहले लिया था, ठीक है ना। तो ये था कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्लोप के बारे में। तो आपको इतना ज़रूरी याद रखना है स्लोप में जो हमने। तो अब थोड़ा सा मैं एक क्वेरी लेता हूँ, जो हमने वो पढ़ा था एनालिसिस ऑफ क्विज जब हमने किया था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि अगर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सपोज, ठीक है, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो आपको बताना है कि ए रेज्ड पावर 4 जो है ना ये क्या कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर आपके पास ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव डाला था कि ए रेज्ड पावर 4 कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका शॉर्टकट मैंने दिखाया था कि अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आप दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेके आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और फिर मैंने यही अप्लाई किया था 4 पे, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। चूँकि नाम है मेहरान भट्ट, तो मेहरान भट्ट के लिए एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसने बताया कि सर एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल। तो मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सपोज सबसे पहले क्या था, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मुझे कौन सी मैट्रिक्स लेनी है, सिमेट्रिक, क्योंकि एग्जांपल अगर आपको क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो फॉलो करना चाहिए जो आपको वहाँ से गिवन होगा। तो आपको जो गिवन था दैट इज ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको बताना था ए रेज्ड पावर 4 कौन सी मैट्रिक्स होगी। देखो आप सबसे पहले आपको लेनी है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए। ये एग्जांपल है, लंबा है क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो ऐसे ही हमें देना है। अब 1 2 2 3, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर से ए ही आएगा, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा डायरेक्ट ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप फर्स्ट रो देख सकते हैं, फर्स्ट रो क्या है 1 2, आप फर्स्ट कॉलम भी देख सकते हैं 1 2, ठीक है। तो आप सेकेंड रो देख सकते हैं 2 3, आप सेकेंड कॉलम देख सकते हैं 2 3। आया समझ में, कॉलम इज इक्वल टू रोज जब भी होता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, आप ट्रांसपोज करके खुद ही देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ले लो ए स्क्वायर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अगर ए
इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ए स्क्वायर कौन सी मैट्रिक्स होगी। एमसीक्यूज ऑफ मैट्रिसेस में हमने ये पढ़ा है, वहाँ पे एक लेक्चर, एक दो लेक्चर हैं इस पे। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर का मतलब है कि ए को ए से मल्टीपल करना है। तो आप देखो ए को ए से मल्टीपल करना है, तो देखो यहाँ पे 1 2 2 3, यहाँ पे 1 2 2 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको अब क्या करना है, मल्टीपल करना है इन दो मैट्रिक्स को। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा तो कहा था मैंने 1 2 फर्स्ट रो जो है और फर्स्ट कॉलम, इनको आपस में मल्टीपल करना है, 1 1 आर 1 2 2 आर 4, इनको ऐड करके 1 + 4 5 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको कहा था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो क्या है 1 2, सेकंड कॉलम क्या है 2 3, फिर से मल्टीपल करो 2 1 आर 2 3 2 आर 6, इनका ऐड करो आप 8। तो ऐसे ही मैंने कहा था सेकेंड रो सेकेंड रो दैट इज़ 2 3, फर्स्ट कॉलम दैट इज़ 1 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको अच्छे से पता होगा, 2 1 आर 2 3 2 आर 6 प्लस ये आएगा 8, एंड हियर इट इज़ सेकेंड रो दैट इज़ 2 3 एंड हियर इट इज़ 2 3, तो 2 2 आर 4 3 3 आर 9 प्लस करके आपको आएगा दैट इज़ 13। तो अब आप ये देख सकते हैं फर्स्ट रो क्या है 5 8, फर्स्ट कॉलम क्या है 5 8, सेकेंड रो क्या है 8 13, सेकेंड कॉलम क्या है 8 13, तो बराबर तो है ना। तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, आप ट्रांसपोज करके खुद ही चेक कर सकते हैं। तो वो तो लंबा मेथड है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो अब ये क्या है, ए अगर आपने ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, ए स्क्वायर भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव होता ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही लिखना था। ठीक है, तो अब मसला मैंने A4 लिखा, तो आपको किसका वैल्यू निकालना है A4 का। तो A4 का मतलब क्या है, अगर ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, तो हम डायरेक्ट A4 का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको लिखना है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 टाइम, आप सिंपल ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5 8 8 13, 5 8 8 13, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए फास्ट चलता हूँ। तो और ये ऑलरेडी भी क्लियर है 5 8 8 13, तो ए स्क्वायर का वैल्यू लिखना है आपको फिर से 5 8 8 13 है। इसका मतलब ये है ना, ए स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होता है, इन दो को आपस में क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन, ऐसे ही जैसे इससे पहले किया है। तो फर्स्ट रो दैट इज़ 5 8 एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज़ 5 8, 5 5 और 25, 8 8 और 64 प्लस करके आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, 5 5 और 25, 8 8 और 64, आप बता सकते हैं 4 + 5 किसके बराबर 9, 6 + 2 होता है 89 के बराबर। इसके बाद मैंने क्या कहा था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 5 8 8 13। अगर अभी भी किसी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे मैंने आपको समझाया था 5 8 और 14, 8 13 आर 8 3 आर 24, 2 8 0 1 0 4 आएगा तकरीबन। तो आप देखो इनका ऐड करके 144 आएगा। और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं सेकेंड रो दैट इज़ 8 13 एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज़ 5 8 8 5 आर 40 प्लस 8 13 आर 104, ये किसके बराबर आएगा 144, तो ये आ गया फिर से 144। इसके बाद 8 13 को मल्टीपल करना है 8 13 से, 8 8 आर 64, 13 13 आर 169, 9 + 4 इज़ 13, 7 + 6 इज़ 13, 1 2 33। तो आपका जो A4 का वैल्यू आया दैट इज़ 89 144 144 223 233। तो आप फिर से आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में कौन से दो एंट्रीज हैं दैट इज़ 89 एंड 144। ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम में कौन सी एंट्रीज है 89 एंड 144। आप ऐसे ही देख सकते हैं सेकंड कॉलम में क्या है 144 एंड 223 233, एंड सेकंड कॉलम में क्या है सेकंड रो में क्या है 144 एंड 233, सेम है ना। तो जो एलिमेंट्स आपको फर्स्ट रो में वही फर्स्ट कॉलम में भी है और सेकंड कॉलम में जो है वही सेकंड रो में है, तो इसको बोलते हैं कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक। तो आपकी जो मैट्रिक्स है ना A4 वो सिमेट्रिक आती हैं। ठीक है, आप सिंपल याद रखो जब भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं तो मल्टीप्लिकेशन दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करके सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आती हैं। तो ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, जब हमने इनको आपस में मल्टीपल किया दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ये फिर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी ना, तब हमने ए स्क्वायर मीनस दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फिर से आपस में मल्टीपल किया, तो वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। आया समझ, आई होप कि आपको आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।